हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल वन स्टेप टू सक्सेस फॉर एम्बिशन पर। तो आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ एसएससी एमटीएस का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो देख लिया जाए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये रहा ये रहा पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर। दिया गया है लगभग 2500 वर्ष पहले सिंधु नदी को ईरानियों एवं ग्रीकों द्वारा किस नाम से जाना जाता था? बिपाशा, हिंदोस, कर्नाली या बितास्ता। तो देख लीजिए, सिंधु नदी का इतिहास के बारे में पहले समझ लिया जाए। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सिंधु नदी का उद्गम होता है तिब्बत के मानसरोवर झील से। तिब्बत के मानसरोवर झील से। तिब्बत में इसको सिंधु नदी को क्या कहा जाता है? तो सिंधु नदी को कहा जाता है शेरमुख, शेरमुख और सिद्धि बधान। तिब्बत से निकलती हैं और दमचौक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है। दमचौक नामक स्थान से भारत में दमचौक से भारत में प्रवेश करती है। और प्रवेश करती है और पाकिस्तान से होकर अरब सागर में मिल जाती है। पाकिस्तान से होकर अरब सागर में मिल जाती है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और सिंधु को तिब्बत में शेरमुख और सिद्धि बधान कहते हैं और दमचौक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है और पाकिस्तान से होकर अरब सागर में मिल जाती है। जब मध्यकाल में तुर्क और ईरानी भारत आए थे, मध्यकाल में कौन कौन आए थे? भारत और तुर्क। भारत में तुर्क और ईरानी, भारत में आए थे तुर्क और ईरानी। इसी सिंधु नदी से रास्ता बनाकर आए थे तुर्क और ईरानी। वो स का उच्चारण करते थे ह। तुर्क और ईरानी जो थे स को ह से उच्चारित करते थे। तो वहीं से अपभ्रंश निकला सिंधु नदी का हिंदोस। वहीं से सिंधु नदी का अपभ्रंश निकला हिंदोस। किस ऑप्शन में हिंदोस दिखाई दे रहा है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है? गीतांजलि, गोरा, निर्मला या चोखेर वाली। तो देख लिया जाए किसने इनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लिया जाए, उसके बाद खुद ही क्लियर हो जाएगा क्या लिखे हैं। तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1880 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई थी? 31 जुलाई 1880 में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु हुआ था 8 अक्टूबर 1936। इनका वास्तविक नाम क्या था? मुंशी का जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 ईस्वी में। मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी। इनका वास्तविक नाम था धनपत राय। वास्तविक नाम क्या था इनका? धनपत राय श्रीवास्तव। धनपत राय श्रीवास्तव। और इन्होंने किस किस चीज की रचना की थी? ये तो
उपन्यास भी लिखते थे, उसके अतिरिक्त कहानी भी लिखते थे। उपन्यास, कहानी और विचारक भी थे। ये विचारक भी थे। इन्होंने लगभग 18 उपन्यास लिखे हैं। ये 18 उपन्यास लिखे हैं और 300 से अधिक कहानियां लिखे हैं। 300 प्लस कहानियां लिखे हैं। इनके प्रमुख उपन्यास कौन कौन है? तो गबन। इनके प्रमुख उपन्यास कौन है? गबन, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, रंगभूमि, क्रमभूमि, प्रेमाश्रय, सेवा सदन, निर्मला। ये इनके फेमस रचना है जो परीक्षा में बहुत बार पूछ लिया गया है। तो निर्मला इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त इन्होंने कहानियां भी लिखी हैं जिसमें प्रमुख कहानियां हैं। देख लिया जाए कौन कौन है प्रमुख कहानियां। तो कफन है। इनकी कहानियां कौन कौन सी हैं? तो कफन, बड़े घर की बेटी, पूस की रात, पंच परमेश्वर, दो बैलों की कथा, ये सब इनकी प्रमुख कहानियां हैं। इसके अतिरिक्त इन्हें कलम का सिपाही भी कहा जाता है। कलम का सिपाही, कलम का सम्राट किसे कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद को कह लिया जाता है। कलम के सिपाही एक रचना है जो इनकी जीवनी है। किसने लिखा था? तो इनके पुत्र अमृत राय। इनकी जीवनी है कलम के सिपाही। इनके पुत्र कौन लिखे थे? इनके पुत्र अमृत राय। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निर्मला इनकी पुस्तक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर। पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। दिया गया है भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भाग 2, भाग 3, भाग 5 या भाग 6? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 2, नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता का उल्लेख कहां से कहां तक है? तो अनुच्छेद 5 से 11 तक है। अगर हम बात करें नागरिक शब्द का, तो नागरिक शब्द का जिक्र संविधान में नहीं है। इसका जिक्र संविधान में नहीं है। लेकिन कौन व्यक्ति, कौन नागरिक नागरिकता के पात्र है, उसका उल्लेख है भाग 2 में, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। नागरिकता का पात्र कौन है, इस बारे में जिक्र किया गया है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में। आगे चलते हैं। नागरिकता को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो संघ सूची। संविधान के तहत संघ सूची में सूचीबद्ध किया गया है नागरिकता को। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर। इकोनॉमिक पे आधारित प्रश्न है। दिया गया है बासेल थर्ड। यहाँ पे बासेल थर्ड है। मानदंड अर्थव्यवस्था की क्षेत्र से संबंधित है। किस क्षेत्र से संबंधित है? बासेल थर्ड। विमानन, ऑटोमोबाइल, कैपिटल मार्केट या बैंकिंग? तो बासेल थर्ड मापदंड अर्थव्यवस्था बैंकिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है? बैंकिंग से। इसे लाया गया था 2008 के मंदी के बाद। 2008 के मंदी के बाद इसको लाया गया था। क्यों लाया गया था? तो बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए लाया गया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर।
दिया गया है 1944 ईस्वी में ब्रिटेन वुड्स में विश्व मौद्रिक सम्मेलन में कौन से भारतीय वित्त मंत्री भारत के प्रतिनिधि थे? केसी नियोगी, सीडी देशमुख, जॉन मथाई, आर के शनमुखम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर के शनमुखम। 1944 ईस्वी में ब्रिटेन वुड्स में विश्व मौद्रिक सम्मेलन कर रहे थे। ये सम्मेलन 1 से 22 जुलाई तक चला था। 1 से 22 जुलाई तक चला था 1944 ईस्वी में, जिसमें 44 देश के प्रतिनिधि शामिल थे। 44 देश के प्रतिनिधि शामिल थे किस सम्मेलन में? तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में शामिल थे। इसी सम्मेलन के अंतर्गत आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और आईबीआरडी की स्थापना हुआ था 1944 ईस्वी में। इन दोनों की स्थापना इसी सम्मेलन के द्वारा हुआ था 1944 ईस्वी में। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के द्वारा आईएमएफ और आईबीआरडी की स्थापना हुई थी 1944 ईस्वी में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर। दिया गया है इंडियन सुपर लीग आईएसएल चैंपियनशिप संबंधित है फुटबॉल से, कबड्डी से, खो खो से या क्रिकेट से? तो आईएसएल संबंधित है फुटबॉल से। पहला फुटबॉल क्लब कौन है? पहला फुटबॉल क्लब कौन सा है? तो वो है डुरंड कप। डुरंड कप हमारा पहला फुटबॉल क्लब है। ये एशिया का पहला है और पहला विश्व में भी पहला है, और एशिया का पहला फुटबॉल क्लब डुरंड कप ही है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर। दिया गया है भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? विंग्स ऑफ फायर, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई ट्रूथ। तो इंदिरा गांधी माई ट्रूथ लिखी थी पुस्तक। इनके बारे में जान लिया जाए इंदिरा गांधी के बारे में। तो ये 1966 से लेकर 1977 तक 3 बार प्रधानमंत्री रही, 3 बार पीएम रही। उसके बाद फिर चौथी बार बनी 1980 से लेकर 84 तक। 84 में इनकी हत्या कर दी गई थी, तो 1980 से लेकर 84 तक ये चौथी बार बनी थी। इनका जन्म कब हुआ था? इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था 19 नवंबर 1917 में। इनकी मृत्यु कब हुई? तो मृत्यु हुई थी 1984 ईस्वी में। कब हुई थी? 1984 ईस्वी में। 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर। दिया गया है प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक अपने क्षेत्र के किससे भागा नामक कर लेते थे? किसानों से लेते थे, चरवाहों से, या शिकारियों और एकत्रों से, या शिल्पकारों से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसानों से। जो महाजनपद काल था उसमें किसानों से उपज का छठा भाग लिया जाता था, कर के रूप में उपज का छठा भाग लिया जाता था। ये कर किसके लिए मुफ्त था? तो योद्धा के लिए। योद्धा कर नहीं देते थे, पुरोहित कर नहीं देते थे। जो कर उस वसूलने वाला अधिकारी था, कर एकत्र करने वाला अधिकारी, उसे क्या कहा जाता था?
तो उसे कहा जाता था ग्राम भोजक। जो प्रमुख अधिकारी होता था कर वसूलने वाला, उसे ग्राम भोजक कहा जाता था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर। दिया गया है प्रारंभिक मनुष्य आदि मानव द्वारा माइक्रोलिथ का उपयोग किया जाता था पत्थर के औजार बनाने के लिए, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए, या कपड़ा बनाने के लिए, या सिक्का बनाने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोलिथ का प्रयोग किया जाता था पत्थर के औजार बनाने के लिए। ये माइक्रोलिथ होता क्या था? तो ये एक पत्थर से बना होता था, नुकीला था, पत्थर का बना होता था, चकमक पत्थर से बना होता था, चकमक या चट से बना होता था। इसे जो भाला होता था उसके नोक पे लगाया जाता था, ऊपरी हिस्से पर नुकीला होता था इसलिए ऊपरी हिस्से पे लगाया जाता था। उसके बाद तीर पे भी लगाया जाता था, तीर के निशान पर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया गया है निम्नलिखित में से किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कभी भी अर्जुन पुरस्कार नहीं जीता है? पीवी सिंधु, नेहा पंडित, पारुल परमार, या अश्वनी पोन्नप्पा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेहा पंडित। बाकी पीवी सिंधु अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हुई हैं, पारुल परमार भी हुई हैं, अश्वनी पोन्नप्पा भी हुए हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर। आज 10वीं है और 10वीं वाला क्वेश्चन भी आ चुका है। बहुत ही अच्छा मोमेंट है ये। आज 10वीं के दिन 10वीं वाला क्वेश्चन दिया गया है। नवरात्रि के 10वें दिन को दशहरा या विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। माघ गुप्त में, चैत में, शरद में, या आषाढ़ गुप्त में। तो शरद में मनाया जाता है नवरात्रि। नवरात्रि खत्म होने के 10वें दिन, नवरात्रि जब खत्म होता है तो 10वें दिन क्या मनाया जाता है? दशहरा। दशहरा कब मनाया जाता है? तो आश्विन आश्विन मास के 10वें तिथि को मनाया जाता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि को मनाया जाता है। दसवीं तिथि को मनाया जाता है। इसी दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था और माँ दुर्गा, देवी दुर्गा ने महिषासुर राक्षस का वध किया था। 10 दिन के युद्ध के बाद इसका वध किया था। इसीलिए इसे विजयदशमी, असत्य पर सत्य के जीत के रूप में मनाया जाता है, इसलिए इसे विजयदशमी कहा जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर। दिया गया है एक नृत्य है जो वाक भंगिमा और शुद्ध नृत्य का संयोजन है। कौन सा नृत्य? वाक भंगिमा और शुद्ध नृत्य का संयोजन है। भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनी अट्टम, या कुचिपुड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कौन? तो कुचिपुड़ी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर। दिया गया है 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूरी तरह से प्रभावित हुआ था? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार, या उत्तर प्रदेश। तो 2004 में एक सुनामी आया था 26 दिसंबर 2004 में। पहले इंडोनेशिया में भूकंप आया। इंडोनेशिया में बहुत ही जोर का भूकंप आया था, 8.9 उसकी तीव्रता थी। इसी कारण समुद्र में सुनामी उठ गया, जिससे आसपास के क्षेत्र भी प्रभावित हुए थे। इंडोनेशिया के आसपास के क्षेत्र कौन? भारत, मालदीव, थाईलैंड, मलेशिया, ये सभी देश प्रभावित हुए थे।
थाईलैंड और मलेशिया। जिसमें भारत में कौन सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था? तो तमिलनाडु। कौन? तमिलनाडु बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ था। ये समुद्र वाला क्षेत्र है, इसलिए समुद्र में ही सुनामी उठता है, तो तमिलनाडु बुरी तरह से प्रभावित हुआ। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया गया है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2006 में प्रत्येक 1000 जीवित जन्मों में शिशु मृत्यु दर दर्ज की है। तो 2016 में हमारा मृत्यु दर कितना था? 966। 1000 पे कितने बचते थे जीवित? तो 966। कितना मर जाते थे? तो 34। किस ऑप्शन में दिया गया है? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर। दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी है? घाघरा, माही, साबरमती या भीमा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमा नदी। घाघरा नदी भी गंगा नदी की सहायक नदी है। इसके अतिरिक्त भी नदी है गंगा नदी की सहायक नदी। गंडक है, सोन, कोसी, यमुना। यमुना गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर। दिया गया है ज्वार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पृथ्वी की सतह पर सूर्य और चंद्रमा द्वारा आपतित गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण ज्वार उत्पन्न होता है। ऑप्शन बी दिया गया है निम्न ज्वार को नीप ज्वार भी कहा जाता है। ऑप्शन सी पूर्णिमा और अमावस्या के दिन वसंत ज्वार आते हैं। ऑप्शन डी जब चंद्रमा अपने पहले और अंतिम चतुर्थांश में होता है तो उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। तो पहले समझ लिया जाए ज्वार होता क्या है। तो जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा तीनों एक ही सीध में आ जाते हैं तो पृथ्वी पर सूर्य भी उतना ही गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है और चंद्रमा भी गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। एक ही दिशा में बल लगाते हैं, जिसके कारण पृथ्वी की सतह पर समुद्र में क्या आते हैं? ज्वार भाटा उठते हैं। ऐसे लहरें उठती हैं। जो उभरा हुआ भाग होता है उसे ज्वार बोलते हैं, और जो ये गहरा वाला भाग होता है उसे भट्टा बोल लेते हैं। ये कब होता है ज्वार भाटा? तो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ही होता है। तो ऑप्शन ए तो सही दिया गया है, और ऑप्शन बी दिया गया है निम्न ज्वार को नीप ज्वार भी कहते हैं। ये भी बात सही दिया गया है। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ही होते हैं ज्वार और भट्टा, ये भी सही बात है। ऑप्शन डी गलत है। ऑप्शन डी गलत है, तो असत्य कथन पूछा है तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर। दिया गया है भारतीय संविधान का अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों का प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है? 56, 26, 51 या 21? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 26। धार्मिक मामलों का प्रबंधन और स्वतंत्रता का अधिकार है। ये भाग 3 में है। किसमें है? भाग 3 में है। भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। भाग 3 कहां से कहां तक है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। 12 से लेकर 35 तक। इसमें क्या है? तो मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर। ये बायो से रिलेटेड प्रश्न है। दिया गया है बायोफाइट्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए दिया गया है पादप शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल और अन्य पादपों के परिवहन के लिए इनमें
एक विशेष ऊतक की उपस्थिति पाई जाती है। ऑप्शन बी दिया गया इनका शरीर आमतौर पर तने और पत्ती जैसे संरचनाओं के रूप में लेकर विभेदित होता है। इन्हें पादप जगत के उभयचर कहा जाता है। ऑप्शन डी दिया गया मार्स फुनारिया और मर्चेंटिया बायोफाइट्सा के उदाहरण है। तो बायोफाइट्सा में पहले तो ये जान लिया जाए उसमें संवहन तंत्र नहीं पाए जाते हैं, संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं। संवहन ऊतक कौन कौन से होते हैं तो जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम क्या होता है पौधे में पानी पहुंचाना, फ्लोएम का काम होता है पौधों को भोजन पहुंचाना। तो ऑप्शन ए ही हमारा गलत दिख रहा है। जब बायोफाइट्सा में संवहन ऊतक पाए ही नहीं जाते तो उसमें से जल का स्थानांतरण और भोजन का स्थानांतरण नहीं हो पाता, तो ऑप्शन ए ही गलत है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे स्क्रीन पर, दिया गया है 2017 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई में लोढ़ा सुधारों के क्रियान्वयन के देखरेख के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति शामिल नहीं था। तो जान लिया जाए पहले लोढ़ा समिति की स्थापना की गई थी। लोढ़ा समिति इसकी स्थापना किया गया था 23 जनवरी 1915 ईस्वी में। कब किया गया था 23 जनवरी 1915 ईस्वी में। क्यों किया गया था बीसीसीआई पर सट्टेबाजी का आरोप लगा था, बीसीसीआई पर सट्टेबाजी और करप्शन का आरोप लगा था। करप्शन का आरोप लग गया था तो बीसीसीआई को सुधार के लिए कि वो करप्शन ना करे, वो लॉ ऑर्डर का पालन करे, इसी के लिए लोढ़ा समिति का गठन किया गया था। तो इसमें कौन कौन सदस्य थे, विक्रम लिमये थे, विनोद राय भी थे, महिम वर्मा नहीं थे, बाकी ये रामचंद्र गुहा भी थे। इसमें दिया गया है नहीं था तो महिम वर्मा नहीं थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 2015 16 1915 लिखा गया है, 23 जनवरी 2015 बोली तो 2015 ही लिखा गया, 1915 2015 में इसकी स्थापना हुआ था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया गया अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, लकड़ी के बल्ले को वस्तु के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। किस वस्तु के रूप में, निर्मल वस्तु के रूप में, पारदर्शी, शोभायमान, अपारदर्शी। तो इसमें एकदम कोई भी सोचने वाली बात नहीं। लकड़ी का बल्ला क्या होगा, लकड़ी क्या होती है अपारदर्शी, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, विज्ञान से रिलेटेड है। देखिए यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा और किस ऊर्जा का योग होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा होता है, यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, प्लस स्थितिज ऊर्जा दोनों का योग के बराबर होता है यांत्रिक ऊर्जा। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग के बराबर होता है यांत्रिक ऊर्जा। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है जूल। ऊर्जा एक अदिश राशि है, ऊर्जा क्या है एक अदिश राशि है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, देखिए हम भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर वर्ष किस तिथि को संविधान दिवस मनाते हैं, 26 नवंबर, 15 सितंबर, 15 अगस्त या 26 जनवरी। तो संविधान दिवस हम मनाते हैं 26 नवंबर। हमारा संविधान पूर्ण रूप से बनकर कब तैयार हो गया था, तो 26 जनवरी 1949 ईस्वी में, 26 जनवरी 1949 ईस्वी में। और लागू कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी में ये पूर्ण रूप से लिखकर तैयार हो गया था। लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950, ये सब जानते होंगे।
26 जनवरी 1950, जिस दिन गणतंत्र दिवस हम लोग मनाते हैं। संविधान को लिखने में कितना टाइम लगा था? तो 2 ईयर, 11 मंथ और 18 दिन। और बात कर लिया जाए कि 26 जनवरी को ही क्यों संविधान को लागू किया गया, तो इसी दिन जे.एल. नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जे.एल. नेहरू ने पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग किया था। पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग किया था 26 जनवरी को, इसीलिए 26 जनवरी को तिथि रखा गया कि इसी दिन अपना संविधान लागू होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर। दिया गया हमारे भोजन में पाई जाने वाली स्टार्च और शर्करा किसका रूप होता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन या प्रोटीन। तो स्टार्च और शर्करा किसका रूप होता है? कार्बोहाइड्रेट का रूप होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर। दिया गया है जयपुर में एक महल है जिसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने कराया था। कौन सा महल है? सज्जनगढ़ पैलेस या उम्मेद भवन, हवा महल या लालगढ़ पैलेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हवा महल। जयपुर में हवा महल है जिसका निर्माण सवाई प्रताप जयसिंह ने कराया था। कब कराया था? तो 1799 ईस्वी में। कब कराया था? 1799 ईस्वी में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा लास्ट वाला क्वेश्चन। दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जगत के निडेरियन संघ के अंतर्गत आता है? समुद्री अर्चिन, कोरल, घोगा या केशवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोरल। निडेरियन संघ के अंतर्गत 95 जाति आते हैं। 9500 9500 जाति इसमें आते हैं। ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं। बहुकोशिकीय निडेरियन संघ के जंतु क्या होते हैं? बहुकोशिकीय में निम्न स्तर के जंतु। निम्न स्तर के जंतु होते हैं जिसमें समुद्री प्राणी आते हैं। कोरल भी समुद्री प्राणी है। देखा होगा आप लोग ने समुद्र में ऐसे ऐसे रंग बिरंगा दिखाई देता है घास की तरह, वही कोरल होता है, रंग बिरंगा होता है, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहीं तक मैं अपने सेशन का एंड करती हूँ। अगर मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक फैलाएं ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं। यहीं तक मैं सेशन का अंत करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।